नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के एक एक टॉपिक को लेकर के उसको ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं। इसके पहले हमने युवा ग्रह, पंचायत, ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने इनको अभी तक नहीं देखा है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, थंबनेल से आप सभी को स्पष्ट हो ही गया होगा, जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उनके ऑथर हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसमें उतना कन्फ्यूजन वाला तो नहीं होता है, लेकिन कई बार क्या है, हम कुछ जनजातियों में कन्फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला जनजाति है वो है भील जनजाति। भील जनजाति से संबंधित जो पुस्तक है द भील, इसके ऑथर हैं टीवी नायक ने इसको लिखा है। अब इसको हम लंबे समय तक याद रख सकें, इस एक छोटा सा स्टोरी देख लेते हैं। ज़्यादातर सभी लोगों ने बचपन में अभी भी कार्टून सीरियल देखते ही होंगे, और अभी भी अगर देखते हैं तो पता ही है कि एक सीरियल आता है छोटा भीम। तो अब जो भील है, भील का साउंड कैसा आ रहा है, अगर भील को हम भीम कहें तो सेम जैसा ही है। जो भील जनजाति है, ऐसे लगता है, शब्द को सुन के ही लगता है कि एकदम शक्तिशाली हिष्ट-पुष्ट होंगे। तो भील को हम मानते हैं भीम, और ये भीम जैसे शक्तिशाली होते हैं। और इसके राइटर कौन है द भील के? टीवी नायक। टीवी ये तो समझ आ ही रहा है, और नायक मतलब जो महत्वपूर्ण किरदार होता है, मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो टीवी सीरियल का जो छोटा भीम है, उस सीरियल का क्या होता है? मुख्य किरदार है, नायक होता है। इसीलिए भीम छोटा भीम, इस तरीके से उसका जो ट्यूनसान है वो भी आप लोग सुने होंगे। तो ये हमारा इसका ट्रिक है। भील जनजाति का जो पुस्तक है द भील, उसके ऑथर हैं टीवी नायक। और टीवी नायक को हम कैसे याद कर रहे हैं? भीम छोटा भीम जो उस टीवी सीरियल का नायक होता है। उसके बाद सेकंड है बिरहोर जनजाति से संबंधित एक पुस्तक है द बिरहोर। उन पे लिखे हैं C.S. राय। इनका पूरा नाम है शरद चरण राय। S.C. राय, शरद चरण राय है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी नाम को अगर हमको लंबे समय तक याद रखना है तो केवल नाम को ही याद करके हम लंबे समय तक उसको याद नहीं रख सकते। उसके बारे में अगर कुछ और पता रहता है, कुछ डिटेल जानते रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 1871 में और मृत्यु हुई 1941 में, और ये ईस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। और इन्होंने अपनी जो करियर है उसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश के अधीन था इंडिया, के अंतर्गत एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान, या मनुष्य जाति के संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान होता है, के रूप में उन्होंने किया था। इसके अलावा भी इन्होंने और बहुत सारे कार्य किए या एवे थे, जैसे वो एक लेक्चर भी थे, एक रीडर भी थे, एक लॉयर भी थे। इसके अलावा वो एंथ्रोनोग्राफर कल्चर से संबंधित कार्य भी देखते थे। एंथ्रोनोग्राफर कल्चर मतलब नृवंश विज्ञान शास्त्री। तो ये संबंध कहाँ से रखते थे? बंगाल से रखते थे। और बंगाल कहने से बंगाल का क्या प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, है ना। तो अब हम अपना ट्रिक में आते हैं। हमने इतना समझा कि बिरहोर से संबंधित पुस्तक है द बिरहोर, और इसके ऑथर कौन है? S.C. रॉय में से हमने राय लिया। राय एक साहब रहते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं। तो राय साहब ऐसी होड़ में शामिल नहीं होते। वो बंगाल टाइगर जैसे अकेले चलते हैं। मतलब होता क्या है, सब लोग मैराथन दौड़ते रहते हैं। मैराथन में क्या है, भीड़ भाड़ रहता है, सब एकदम एक दूसरे को धक्का मुक्के देते हुए दौड़ते हैं। मैराथन इसीलिए कहा जाता है। तो वो मतलब जो राय साहब है वो ऐसे दौड़ते हैं कि एकदम टाइगर जैसे सबसे आगे हो जाते हैं, और उनको होड़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और वो जीत जाते हैं। ये हमारा स्टोरी है। डायग्राम के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे वो इतना फास्ट दौड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसमें राय साहब हमने लिया शरद चरण राय से, और AC मतलब ऐसी उसको बना दिए। उसके बाद जो होर है, बिरहोर का होर, उसको हम मान रहे हैं होड़। इस तरीके से हमने होड़, S.C. राय और बंगाल टाइगर, ये सारे शब्दों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो एक छोटा सा कहानी बना। और इस तरीके से जब कभी भी आपका इसमें से कोई भी आता है, अगर क्वेश्चन आपका आता है कि द बिरहोर के
लेखक कौन है या किसकी रचना है। तो यहाँ पर बिरहोर से आपको क्या याद आएगा, होड़ याद आएगा कि होड़ में कौन जाना नहीं चाहता है, होड़ में कौन शामिल नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत फास्ट दौड़ता है, एकदम टाइगर की तरह छलांग लगाते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है। तो ऐसा कौन थे, बंगाल टाइगर थे, और वे कौन थे, शरद चंद्र राय थे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जनजाति हो गया। नेक्स्ट हमारा जनजाति है कमार जनजाति। कमार जनजाति से संबंधित एक पुस्तक है द कमार, और इसके ऑथर हैं श्यामचरण दुबे। अब श्यामचरण दुबे के बारे में, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं SC दुबे। अगर दोनों भी नाम आता है तो आप दोनों को याद रखेंगे। श्यामचरण दुबे के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसमें सबको जो उनके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, केवल सामान्य जानकारी के लिए, ताकि आप फैक्ट को याद रख सकें। जैसे आप कहाँ पैदा हुए, क्या किए, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये केवल जानकारी के लिए है। श्यामचरण दुबे का अगर देखें तो ये MP में 1920 में पैदा हुए थे, और इनका निधन हुआ 1996 में। MP से बिलोंग करते थे। ये भी क्या थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे, और इनका रुझान क्या था, ट्राइब स्टडी में ज़्यादा था। और इन्होंने MP के जो कमार जनजाति थे, ट्राइब्स थे, उन पे बहुत स्टडी भी किया, क्योंकि शुरुआत में जो छत्तीसगढ़ है वो MP का ही हिस्सा था, इसीलिए ये दोनों को इसमें सम्मिलित कर देते हैं। अब हम इसमें ट्रिक में आते हैं। इनके राइटर हैं श्यामचरण दुबे। दुबे मतलब दुबे जो साउंड है दुबका हुआ, जैसे कोई दुबक के या छिप के ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं या रहते हैं पोजीशन, तो दुबकना मतलब किसी चीज़ से छिपना, अपने आप को छिपाना। अब इसमें कमार से हमने लिया मार, कमार से हमने लिया मार। तो दो आपको डायग्राम में दिख रहा है, दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि आपको ऐसा मारना है, सांप को आपको ऐसा मारना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप को आपको ऐसा मारना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दुबक के इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमारा ट्रिक है। अब आपको स्टोरी क्लियर हो गया है, माइंड में सेट हो गया है। अब जब भी आपको कमार जनजाति आएगा तो कमार से आपको याद आएगा कि मार, तो मारने वाला काम कहाँ किए थे, हम छिप के मारे थे, दुबक के मारे थे। दुबक के मारे थे मतलब दुबे, श्यामचरण दुबे। नेक्स्ट जनजाति है आपका माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति से संबंधित एक पुस्तक है माड़िया द गार्ड ऑफ बस्तर, और इसके ऑथर हैं, राइटर हैं ग्रिक्सन। इनका पूरा नाम है सर विल्फ्रेड वर्सन ग्रिक्सन। तो WV ग्रिक्सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या थे, ब्रिटिश सोल्जर थे, और एक बाद में इंडिया में आके सिविल सर्वेंट भी बने। इनका जन्म हुआ था 1896 में, और इनका निधन हुआ 1948 में। 1948 मतलब स्वतंत्रता के ठीक 1 साल बाद। यहाँ पर जो इसके बारे में बता रहे हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानते रहते हैं तो उसको लंबे समय तक याद रखते हैं, तो इसलिए बस हम इनके बारे में जान रहे हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, और ना ही अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन बना है। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता ही दे रही हूँ, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, ये अच्छा खासा बड़ा परिवार था, और इनकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस समय इनके 5 भाई शहीद हो गए थे उसमें। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ इसमें भी इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इंडिया आए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने क्या किया, एक इंडियन सिविल सर्वेंट के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, और डिप्टी कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। और इनका जो कार्य क्षेत्र था वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र। और इस क्षेत्र में इन्होंने जो स्थिति थी उसकी गंभीरता को देखा, और इनका रुझान जो ट्राइबल एरिया था और वहाँ के लोग थे उनको जानने की इच्छा हुई, और इससे संबंधित उन्होंने रिसर्च भी किया, और इससे संबंधित बहुत सारी इन्होंने बुक्स भी लिखी। तो हमको बस अभी फ़िलहाल के लिए याद रखना है, और हमारे लिए महत्वपूर्ण है माड़िया द गार्ड ऑफ बस्तर। ये महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमने देखा कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होते हुए भी किस तरीके से इनका रुझान इधर गया। अब हमारा ट्रिक में आते हैं कि हम इसको याद कैसे रखें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक वर्ड आ रहा है गॉड। गॉड मतलब सभी जानते हैं, गॉड के लिए हम सब क्या हैं, उनकी संतान हैं, हम सब गॉड की संतान हैं। तो जो गॉड होंगे उनके सामने सभी क्या होंगे, बच्चे ही होंगे, उनके संतान ही होंगे। तो इनके राइटर कौन हो सकते हैं जिसमें ऐसे वर्ड आ रहा होगा सन, तो इसमें क्या आ रहा है, ग्रिक्सन आ रहा है।
तो इस तरीके से आप इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसमें गॉड आया तो जहाँ पे गॉड आएगा वहाँ पे आप जो ऑप्शन है उसमें सन देखेंगे, ग्रीक सन है तो ये इन्होंने क्या लिखा था, मतलब सन आ रहा है मतलब गॉड, तो इस तरीके से दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसमें हम एक का नहीं लेकर के बहुत सारे जो जनजाति हैं इनसे संबंधित पुस्तक इन्होंने लिखे थे। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को ही हम समझ लेते हैं। इनका नाम है बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन ने मुड़िया, अगरिया, बैगा, माड़िया इनसे संबंधित बहुत सारे अध्ययन भी किए और इन पे बुक भी लिखी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन पे क्या बुक था। पहला है आपका द मुड़िया एंड देयर घोटुल, मुड़िया जनजाति पे। द अगरिया जनजाति का। उसके बाद द बैगा जनजाति पे। उसके बाद द गौर, ये बुक तो नहीं है, माड़िया जनजाति पे, मतलब एक गौर नृत्य होता है, फिर भी इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो इसमें हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4-5 हैं, 4 आपका है। तो इसको ट्रिक में आने से पहले बेरियर एल्विन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बेरियर एल्विन का किस तरीके से बैकग्राउंड था और किस प्रकार की व्यक्ति थी। बेरियर एल्विन ये भी क्या थे, इनका भी जन्म ब्रिटेन में ब्रिटिश बर्न है 1909 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1964 में, 1964 में इंडिया में ही हुई। पैदा तो ये ब्रिटेन में ही हुए थे और बाद में इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में किया था और इनका जो कार्य क्षेत्र था ट्राइबल एक्टिविटीज़ पे मेन का रुझान ज़्यादा था। और इसमें स्टडी में जब ये सबसे पहले इंडिया में आए तो एक क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पे आए थे और इन क्रिश्चियन मिशनरी का काम क्या रहता है आप सभी जानते हैं कि अपने रिलीजियस का प्रचार प्रसार करना रहता है क्रिश्चियनिटी का। तो ये सबसे पहले इनका काम यही था और इसी के रूप में ये यहाँ आए थे। बाद में इनका जो रुझान ट्राइबल के साइड गया, फिर इन्होंने इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में भी काम किया। फिर बाद में जब वो गांधी के संपर्क में आए 1935 के आसपास, जब वो गांधी आश्रम गए और उनके संपर्क में आए तो इनका जो रुझान था क्रिश्चियनिटी से हटके हिंदुज़्म में आ गया, मतलब हिंदू धर्म की तरफ इनका रुझान बढ़ने लगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो उड़ीसा और एमपी क्षेत्र में जो ट्राइबल थे वहाँ पे उन पे काम करना शुरू किया, उनके कल्चर पे और उनकी जो जीवन शैली है उसको समझने का प्रयास किया। और जब नेहरू जी थे 19 में, अच्छा जो गांधी जी के संपर्क में तो आए तो थोड़ा सा इनका जो मनोभाव है वो चेंज तो हुआ। तो गांधी के साथ साथ वो कांग्रेस से भी जुड़े हुए तो नहीं, मतलब उनसे मेल मिलाप रखते थे। तो उसी बीच में 1945 के आसपास नेहरू जी की मदद से ये आपके जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट था वहाँ पे ज्वाइन हो गए और इनका कार्य क्षेत्र और प्रगति किया, या इनके कार्य में और प्रगति। और इन्होंने उड़ीसा और एमपी के जो बैगा और गोंड जनजाति हैं इन पे बहुत काम किया। वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो शादी भी एक राजगोंड कन्या से करते हैं और बाद में उनसे उनके एक पुत्र भी होता है और किसी कारणवश बाद में उनसे जो पहली जो शादी है वो टूट जाती है और बाद में फिर से वो एक गोंड से ही, प्रधान गोंड से ही शादी करते हैं। इस तरीके से अपना जीवन एक तरीके से देखें तो पूरा इंडिया में ही व्यतीत करते हैं। 1961 में इनके कार्य को देखते हुए पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया था और बाद में 1964 में इंडिया में ही यहीं पे उनका निधन हो गया। तो ये हो गया बेरियर एल्विन। जैसे कि देख रहे हैं कि इनका जो पूरा जीवन है कहीं ना कहीं ट्राइबल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और बहुत सारी इन्होंने पुस्तक लिखी हैं। तो ये हमारा बेरियर एल्विन से संबंधित छोटा सा जानकारी था। ये एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब आप क्या है जो क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित जो बुक है आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। बेरियर एल्विन नाम से हमने लिया वेरियर को हम लेते हैं वेरिएशन या वेरिएशन मतलब होता है स्थान परिवर्तन। कोई भी चीज़ एक स्थान पे स्थिर ना रह करके इधर उधर होता है या फिर घूमता रहता है। तो कोई भी चीज़ कब घूमेगा, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। तो जो बेरियर एल्विन का स्वभाव था वो वेरी करने का था, मतलब घूमने का था। हमने जब उनके जीवन के बारे में देखा तो ये से भी स्पष्ट हो रहा है कि वो जो जनजातीय लोग थे जैसे बैगा या गोंड है उनके बारे में बहुत जानना चाहते थे। वो चाहते थे तो अपना अच्छा खासा जीवन भी जी सकते थे, लेकिन अपना पूरा जीवन वो किस में लगा दिए, ये आपके उड़ीसा एमपी के जो ट्राइबल थे उनको जानने में समझने में लगा दिया। तो बेरियर एल्विन क्या करते थे, वेरी बहुत करते थे। इसलिए बेरियर एल्विन वेरी करते हुए मिडिल इंडिया पहुँचे। मिडिल मतलब जो बीच वाला क्षेत्र है वहाँ पहुँचे।
क्यों पहुँचे वहाँ पे? ट्राइबल आर्ट को देखने के लिए। वेरी करते हुए मिडिल बीच जो मध्य भारत है वहाँ पे पहुँचे ट्राइबल आर्ट को देखने के लिए। वेरी करते करते वो थक गए थे। भ्रमण करते करते जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति थक जाता है। तब एक ग्रास वाले स्थान पे जहाँ अच्छा हरियाली था, ग्रास था अच्छा खासा, वहाँ पे रुक गए। वहाँ पे रुके, उन्होंने गौर किया कि अगर वहाँ पे रुके और सोचे, उन्होंने गौर किया कि अगर मुड़िया के घोटुल को दुनिया के सामने लाए तो कैसा होगा। उनको अचानक से आइडिया आता है जब ग्रास पे बैठे रहते हैं कि जो मुड़िया जनजाति है उनके जो घोटुल है उनको अगर वो दुनिया के सामने लाते हैं, क्योंकि अलग से कल्चर है ये, तो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो मेरे को तो ऐसा करना चाहिए। इस तरीके से वो सोचते हैं। यही हमारा पूरा ट्रिक है। इसमें हमने लिया बेरियर एल्विन क्या है? ऑथर हैं। और वो क्या करते हैं? वेरी करते 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 कहाँ पहुँचे? वो मिडिल इंडिया पहुँचे और उनका इंटरेस्ट किस में था? ट्राइबल आर्ट में था। तो द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया, ये इनकी एक पुस्तक है, द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया। अब इसमें से क्वेश्चन तो ये नहीं बना है, फिर भी ये इनकी बुक है तो इसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद मिडिल इंडिया में पहुंच गए। उसके बाद वहाँ पे थक गए और क्या किए? ग्रास में बैठ गए। तो बैगास किसकी है? बैगा की है। बैगा की है। बैगास का हमने गास लिया और दूसरे को थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ग्रास ले रहे हैं। बैगास का ग्रास में बैठ गए। एक स्थान था वहाँ पे बैठ गए, ग्राम है वहाँ पे बैठ गए और वहाँ पे गौर किया। गौर क्या है? माड़िया जनजाति का गौर किया। माड़िया जनजाति का गौर की मतलब उससे संबंधित बुक है। उसके बाद उन्होंने क्या गौर किया और क्या सोचा कि अगर मुड़िया के घोटुल को दुनिया के सामने लाएं तो कितना अच्छा होगा। तो मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो इस तरीके से हमने लगभग सभी जो बुक्स हैं उनको एक स्टोरी में पिरोया और अच्छे से याद कर लिया। और मैं समझती हूँ कि 100% आप यहाँ से गलत नहीं करेंगे और ये स्टोरी अपना चाहते हुए भी आप क्योंकि वीडियो देख रहे हैं आपके दिमाग में फिक्स हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसी में का है, एक बैगा जनजाति का एक और बुक है जिसके राइटर हैं दयाशंकर नाग। और बैगा जनजाति से दूसरा बुक है ट्राइबल इकोनॉमी, दयाशंकर नाग ट्राइबल इकोनॉमी। इसको हम ट्रिक से माध्यम से देखेंगे। दयाशंकर नाग ट्राइबल इकोनॉमी बैगा जनजाति का है। बैगा की आर्थिक स्थिति को देखकर शंकर के नाग को दया आ गई। बैगा की आर्थिक स्थिति को देखकर शंकर के नाग को दया आ गई। दया कैसे आ गई? क्योंकि ये नाग क्या करते हैं? दूध पीते हैं। तो जब वो स्वयं दूध पी रहे थे तो बैगा की जो हालत थी वो बहुत दयनीय थी। क्योंकि बैगा के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में क्या समझा था कि बैगा एक सार्वजनिक व्यक्ति है। उसके लिए पंच जब पंचायत के देखते थे तो एक नहीं बल्कि 5 पंच होते थे। इस तरीके से कई बार अगर उसके पास स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छी है, अगर स्थिति खराब है तो कोई पूछने वाला नहीं है, सार्वजनिक आदमी है, इसलिए वो बहुत गरीब हो चुका रहता है। तो नाग उसको देखता है, बोलता है कि अरे मैं तो दूध पी रहा हूँ पर इसको खाने के लिए भी ना मिल रहा है। तो इस तरीके से ट्राइबल इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक रूप से जो बैगा है कितना बिगड़ी हुई है। तो इस तरीके से हम दयाशंकर नाग, ट्राइबल इकोनॉमी और बैगा इसको जोड़ सकते हैं। और इसके बाद है लास्ट 2। अभी यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बना है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। उरांव जनजाति से संबंधित एक पुस्तक है द ब्लू ग्रोवे और इसके ऑथर हैं WC आर्चर। इसको आर्चर मतलब होता है तीरंदाज और इसमें ग्रोवे मतलब होता है उपवन या वृक्षों का एक गोल झुंड। और उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति कहाँ है? हमारे जसपुर और जो सरगुजा संभाग है वहाँ पर है, निवास करते हैं, जंगली क्षेत्र ही है। तो इसमें जब आर्चर की बात आती है तो जो आप डायग्राम में देख रहे हैं दीपिका कुमारी, शुरुआत में इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वो अपने जो छोटे से सामान है जो लकड़ी के होते हैं आर्चर, वहाँ से अपना प्रयास शुरू किया। तो तीरंदाजी करना शुरू किया। उसके बाद वृक्षों के आसपास वो अपना प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपना नाम कमाया और बाद में एक दिन ऐसा आ गया कि आज उनका नाम पूरे दुनिया में उड़ता है। उरांव मतलब उड़ना, इसको उरांव को ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से WC आर्चर जहाँ पे आएगा तो तीरंदाजी, आप इसको याद रखेंगे जो पिक्चर आपको दिख रहा है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिखा था द ब्लू ग्रोवे, मतलब अगर नाम थोड़ा उटपटांग टाइप का है बुक का, एक पोएट्री है ये, बुक तो नहीं है, एक पोएट्री है ये द ब्लू ग्रोवे। लास्ट है आपका ब्रह्मदेव शर्मा
की जो कुछ पुस्तक है, इसमें एक है आदिवासी विकास, इसमें जल जंगल ज़मीन का नारा दिया था, और एक है नाइट क्लब ऑफ ट्राइबल पीपल। तो इस तरीके से अच्छा, इसमें आप अगर W.C. आर्चर के बारे में अगर थोड़ा सा अगर जानकारी चाहेंगे तो इनका पूरा नाम है विलियम जॉर्ज आर्चर। 1907 में ये पैदा हुए थे और 1979 में इनका निधन हुआ। और ये भी एक इंडियन सिविल सर्विस में थे और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर इन्होंने काम किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट में ये अपना सेवा दिए, और उसके साथ ही ये ट्राइबल में भी इनका रुझान था, तो इससे संबंधित कुछ बुक्स भी इन्होंने लिखे हैं। तो इस तरीके से हमने लगभग करके सारे जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उसको ट्रिक के माध्यम से देखा है। संभावना तो नहीं है कि आप कहीं भी कंफ्यूज होंगे। अगर एक बार में आपको नहीं लगता है तो पॉज करके 1 से 2 बार आप वीडियो को खाली आप देखते रहिए। आसानी से आप सारे जितने भी बुक्स हैं और उसके ऑथर हैं उसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद आप MCQ जरूर लगाइएगा। हमारा तो प्रयास है, अगर हो सकता है तो इससे संबंधित MCQ भी लेके आएंगे। जो चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में ही जो अपने दोस्त हैं जो इससे संबंधित तैयारी में लगे हुए हैं वहाँ तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।